नमस्कार। हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी दीपावली हैप्पी एंड सेफ दीपावली रही होगी। और आप में से बहुत से स्टूडेंट अभी भी फेस्टिव मूड में ही होंगे। तो चलिए आपके फेस्टिव मूड को बरकरार रखते हुए बस एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं आज के लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं वायरस। वायरस माइक्रोबियल वर्ल्ड के सबसे फैसिनेटिंग और इम्पैक्टफुल एंटिटी होते हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और टेक्निकली अगर देखा जाए तो अलाइव नहीं होते हैं, लेकिन हर लिविंग बीइंग पे ये अपना गहरा असर डालते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर ह्यूमन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वायरसेस टाइम टू टाइम मेडिकल साइंस के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करते रहते हैं। इसीलिए अगर इनको हराना है तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट आर वायरसेस? Viruses are infectious agent that require host cell to replicate. It means they can replicate only inside the living cell. अगर लिविंग सेल के बाहर हैं तो इनमें रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब अगर इनके हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन लिविंग पार्टिकल। अगर लिविंग सेल के बाहर है तो दे आर नॉन लिविंग पार्टिकल। Simple in structure, it means they lack cellular structures. Then they are obligate intracellular parasite. It means they depend on host machinery for replication. They can infect all form of life, animal, plant, bacteria, human. इन सभी को ये इन्फेक्ट इन कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके स्टडी की जरूरत क्यों है। तो हम लोग लास्ट 100 ईयर्स में जो मेजर वायरस अटैक हुए हैं उनको कवर करते हैं ह्यूमंस पे। तो सबसे पहला केस देखने को जो मिलता है स्पेनिश फ्लू का 1918 टू 1919 में। और इसका कॉजिंग एजेंट क्या था? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और इस फ्लू से तकरीबन 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई थी और 50 to 100 मिलियन ऑफ डेथ रिपोर्ट हुई थी। नेक्स्ट जो केस देखने को मिलता है वो है 1957 टू 1958 में एशियन फ्लू, जो कि H2N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के थ्रू फैला था। और इससे तकरीबन 1 to 2 मिलियन ऑफ डेथ रिपोर्ट हुई थी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट जो मेजर आउटब्रेक देखने को मिलता है वो है हांगकांग फ्लू इन 1968 टू 69। कॉजिंग एजेंट क्या था? H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और इससे तकरीबन 1 मिलियन ऑफ डेथ रिपोर्ट हुई थी। नेक्स्ट वायरस ने जो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया वो था 1981 में HIV और एड्स पेंडेमिक के थ्रू। कॉजिंग एजेंट था ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस, जो कि अभी भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। और अब तक लगभग 32 मिलियन ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हो चुकी हैं। और करेंटली अराउंड 38 मिलियन ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हैं HIV वायरस से। नेक्स्ट जो मेजर देखने को मिलता है वो है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, जो कि आया आपका 2002 और 3 में। कॉजिंग एजेंट था सार्स कोरोना वायरस। और इससे तकरीबन 8,000 ऑफ केसेस इसके रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 774 नियरली डेथ रिपोर्ट हुई थी। सार्स के बाद जो केस देखने को मिलता है 2009-10 में वो था स्वाइन फ्लू का H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जिसको कहा गया। और इसका कॉजिंग एजेंट क्या था? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस, यानी कि H1N1 की नई स्ट्रेन थी ये। और तकरीबन इससे 2 लाख डेथ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुई थी। H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के बाद देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, 2012 में। और तकरीबन 2500 केसेस इसके रिपोर्ट हुए, जिसमें नियरली 850 डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं मेजर आउटब्रेक वायरस का वो था इन द फॉर्म ऑफ इबोला आउटब्रेक, जो कि
फर्स्ट टाइम तो 1976 में हुआ था, लेकिन इसका जो मेजर आउटब्रेक देखने को मिला वो 2014-16 के बीच में या 2018-20 के बीच में देखने को मिला। कॉजिंग एजेंट इसका क्या था? इबोला वायरस। और 2014-16 में वेस्ट अफ्रीका में इससे तकरीबन 11,000 डेथ रिपोर्ट हुई थी। इबोला आउटब्रेक के बाद नेक्स्ट आता है जीका वायरस एपिडेमिक। जीका वायरस एपिडेमिक जो था प्राइमरली वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में स्प्रेड हुआ। और जीका वायरस किससे स्प्रेड होते हैं? ये जनरली एडीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होते हैं। और इसने अटेंशन क्यों गेन किया? क्योंकि इस वायरस ने से जो न्यू बॉर्न बेबीज थे वो काफी इफेक्ट हुए थे, इस वजह से इसको काफी अटेंशन मिली। देन कोविड-19, हम सब इस जानते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक 2019 में आया और अभी भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। और कॉजिंग एजेंट इसका क्या था? सार्स कोरोना वायरस, न्यू स्ट्रेन था कोरोना वायरस का। और अराउंड 6.9 मिलियन ऑफ डेथ ग्लोबली इससे रिपोर्ट हुई, और नंबर्स ऑफ इन्फेक्शंस अभी भी इससे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि ये दिखाती हैं कि जिसको अभी तक हम कह रहे थे कि लिविंग सिस्टम के बाहर, ये जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, वो कितना डैमेज कर सकते हैं सोसाइटी में। और इसी वजह से इनके बारे में स्टडी करना, इन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सब अब हम देखते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं स्ट्रक्चर वाइज जो दूसरे यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं और उनका और वायरस के साथ। तो इसमें देखें, सिंपली जैसे बैक्टीरिया तो हम लोग कवर कर चुके हैं, तो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से छोटा होता है, जबकि बैक्टीरिया का 300 नैनोमीटर से बड़ा होगा डायमीटर। अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो नॉन लिविंग मीडिया पे बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि वायरस की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। वहीं बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, वायरस में देखने को नहीं मिलता है। बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं होते, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन देखने को बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, जबकि वायरस के केस में ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। राइबोसोम्स वायरस में एब्सेंट होते हैं। और वायरस जनरली एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिविटी काफी कम होती है वायरस की, लेकिन इंटरफेरॉन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव था प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन कि किस तरीके से वायरसेस बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक जेनेटिक मटेरियल होगा, वायरल जीनोम, या तो वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल को कवर करेगा प्रोटीन को, जिसको कि हम कैप्सिड कहते हैं। और जीनोम और कैप्सिड, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर एनवेलप होगा, और एनवेलप में एनवेलप प्रोटीन्स होंगे, जिसको कि स्पाइक प्रोटीन्स हम कहते हैं। तो ये तीनों पार्ट को वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड के सराउंडिंग होगा, न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड नोन एज कैप्सिड। कैप्सिड जो और न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को मिला के अभी हमने बात की कि इनको मिला के क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। यहाँ पे कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स। कैप्सिड किससे बना होगा? स्मॉल यूनिट से बना होगा, और उन यूनिट को क्या कहेंगे? कैप्सोमर। और ये कैप्सोमर आपस में किस तरीके से जुड़े होंगे? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होंगे। अब इंडिविजुअल
जो कैप्सोमर होगा उसमें क्या क्या होंगे, उसमें पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखे जाए तो दिख सकते हैं। देन इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये जो कैप्सोमर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, सेल्फ असेंबल होके कैप्सिड बनाते हैं। अब ये जो इनकी असेंबली है, द मैनर ऑफ असेंबली इज डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड बन रहा है वो डिसाइड करेगा कि असेंबली का नेचर क्या होगा। और इसी से जो सिमेट्री बनती है वायरस की, वो बनेगी। अब जनरली यहाँ पे दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, आइकोसाहेड्रल और हेलिकल, जो कि हम आगे कवर करेंगे। अब कैप्सिड का मेन फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले देखें तो कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जाहिर सी बात है, जो भी होस्ट सेल के अंदर अगर होगा तो उसके एंजाइम से बचाएगा न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड थिंग, कैप्सिड में स्पेसिफिक साइट्स होंगी जो कि वायरस को होस्ट सेल के साथ बाइंड करने में हेल्पफुल रहे। इट कंटेन स्पेसिफिक साइट ऑन इट्स सरफेस दैट अलाउ viron to attach the host cell, and it provide protein that enable viron to penetrate the host cells, जिसके थ्रू वायरस होस्ट सेल में पेनिट्रेट करेगा, और या फिर कहिए कि जो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है उसको होस्ट सेल में इंजेक्ट कर पाएगा। तो ये था कैप्सिड। कैप्सिड के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कवर करेंगे, एनवेलप। अब कुछ वायरस में एनवेलप होता है, उनको एनवेलप फॉर्म कहेंगे, और कुछ में नहीं होता तो वो नेकेड फॉर्म्स होंगे। Many type of virus have glycoprotein envelope surrounding the nucleocapsid. अब ये जो एनवेलप होंगे ये किससे बने होते हैं, लिपिड के बने होंगे, जिनके बीच बीच में क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो कंपोजिशन है वो होस्ट सेल से इनको मिल रही होगी, एज वेल एज वायरस से भी मिल रही होगी। इसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड पार्ट, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जब जो आपका कैप्सिड है, कैप्सिड जब सेल से बाहर निकल रहा है इन केस, तो वो जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको अपने चारों तरफ एक कवरिंग की तरीके से बना लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड इसको कहाँ से मिल रहा है, होस्ट सेल से मिल रहा है। देन अब इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, तो वायरस अपनी भी कुछ प्रोटीन बनाता है, जिसको कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन का जो पार्ट होगा, प्रोटीन वाला पार्ट, उसमें रिप्लेस कर देता है। तो अब जो स्ट्रक्चर बन गया उसमें होस्ट सेल से डिराइव लिपिड रहेंगे और वायरस से डिराइव प्रोटीन रहेंगे। यहाँ पे एनवेलप का जो प्रेजेंस है उससे एडवांटेजेस क्या मिल रही हैं, दे प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब होस्ट के इम्यून सिस्टम से, एंजाइम से, या फिर अदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे वायरस को प्रोटेक्शन मिल रहा होगा। सेकेंड थिंग कि एनवेलप में जो प्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, वो किस तरीके से रिसेप्टर प्रोटीन की तरीके से काम करेंगे। और ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हुए, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, दे अलाउ होस्ट सेल टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द वायरस। अब इन्हीं को होस्ट सेल रिकॉग्नाइज करता है और इन्हीं के ऊपर वायरस जाके बाइंड करते हैं, विच मे रिजल्ट इन इजियर अपटेक ऑफ वायरस इनटू द सेल। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गए कि एनवेलप कंटेन लिपिड, क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट है इसलिए ये ससेप्टेबल हो जाते हैं कई तरह के केमिकल्स से, जैसे कि डिटर्जेंट के थ्रू ये डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल एजेंट जो होंगे उनके थ्रू ये अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज आएगी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में ऑल वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल
जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। अगर हम इन जनरल कंपेयर करें तो जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी तक हम लोग देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में केवल कुछ ही ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे या डीएनए ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द वायरस में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। ऑल वायरल जीनोम आर हैप्लॉइड, यानी कि इनमें सिंगल सेट ऑफ देयर जीनोम होगा। जबकि एक्सेप्शन के तौर पे अगर देखें तो जो रेट्रोवायरस होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उनमें 2 सेट ऑफ जीनोम प्रेजेंट होते हैं। आरएनए के बेस पे हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप में, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस या फिर निगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। अब स्ट्रक्चर वाइज देखें कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। पॉजिटिव सेंस या प्लस आरएनए वायरसेस में और निगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस में। तो जो पॉजिटिव सेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे आरएनए वायरस जो होगा, आरएनए जीनोम एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इट कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट बाय द होस्ट राइबोसोम इनटू वायरल प्रोटीन इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री इनटू द होस्ट सेल। मतलब इनका जो जीनोम है, आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के तरीके से एक्ट करेगा, और जैसे ही ये होस्ट सेल में एंट्री करते हैं तो होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स होंगे उनको यूज करके डायरेक्ट ही ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव सेंस आरएनए की बात करें तो उनका जो आरएनए जीनोम होता है वो एमआरएनए नहीं होता, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या, यानी कि डायरेक्टली वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो निगेटिव सेंस के केस में इनको स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होगी। स्पेसिफिक एंजाइम क्या हुआ, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा एंड देन फिर वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जबकि पॉजिटिव सेंस के केस में इनको इस तरह के एडिशनल एंजाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका आरएनए इटसेल्फ एमआरएनए की तरीके से एक्ट करता है। अब इसी में कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस के एग्जाम्पल हो गए जीका वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोरोना वायरस, पोलियो वायरस। जबकि निगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस के एग्जाम्पल क्या हो गए, इन्फ्लुएंजा वायरस, इबोला वायरस एंड रेबीज वायरस। कभी कभी ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, तो या ख्याल रखिएगा इनका। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।